सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि सभी बच्चे जो है फटाफट ज्वाइन करेंगे और शुरू करते हैं आज का कार्यकाल। तो बेटा लास्ट टाइम जो है ना, लास्ट टाइम मतलब कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने मैंने आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया था, ठीक है। प्लांट किंगडम में मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाया था आपको, जो मैंने कहा था कि आगे भी पढ़ा जाएगा, है कि नहीं? ऐसा टॉपिक जो आगे भी पढ़ा जाएगा। वो टॉपिक कौन सा था बेटा? वो टॉपिक था आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मैंने पढ़ाया था कि आपके पास जो है प्लांट के लाइफ में दो फेसिस होते हैं, एक होता है गैमेटोफाइटिक फेस और एक होता है स्पोरोफाइटिक फेस, ठीक है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था यहाँ पे, राइट। गैमेटोफाइट है ना, हैप्लॉइड जनरेशन होता है, जबकि स्पोरोफाइटिक जो होता है वो डिप्लॉइड जनरेशन है। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन आपस में क्या करते हैं? अल्टरनेट करते हैं, ठीक है। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन जो है वो फ्री लिविंग भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। याद रखना, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन जो है फ्री लिविंग भी हो सकता है या डिपेंडेंट हो सकता है। फ्री लिविंग वो उसे कहा जाता है जो फोटोसिंथेसिस करता है और किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसे फ्री लिविंग कहा जाता है। जबकि जो प्लांट्स मतलब जो प्लांट बॉडी वेदर इट इज हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड होता है तो क्या कहा जाता है? उसे गैमेटोफाइटिक कहा जाता है, डिप्लॉइड को स्पोरोफाइटिक कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी गैमेटोफाइट डिपेंडेंट हो सकता है या फ्री लिविंग भी हो सकता है। कभी कभी स्पोरोफाइटिक जो कि डिप्लॉइड फेस है वो भी फ्री लिविंग हो सकता है, या तो वो डिपेंडेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है। यहां तक हमने बेटा किया था। ये चीज ध्यान में रखना, दोनों प्लांट्स डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा टॉपिक है बेटा? आगे है एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम भी जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हम जो है बहुत ही शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप अगर देखो तो एनिमल किंगडम जो है आपको एक विस्तार से चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। तो इसलिए आप जो है यहाँ पे देखोगे कि डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे एनिमल किंगडम में आप अगर देखोगे तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स बेटा जो होते हैं आर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब सबको पता ही होगा, बताने की जरूरत तो है नहीं किसी को, है ना, है कि नहीं बेटा? सबको पता है कि हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हेटेरोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं, अपने खाने के लिए खुद से खाना नहीं बना सकते, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉफिक में आप अगर देखोगे तो एनिमल्स जो होते हैं ये होलोजोइक होते हैं। क्या होता है? दे आर होलोजोइक। व्हाट इज होलोजोइक? इफ यू सी, होलोजोइक का मतलब बेटा ये होता है कि खाने को जो है अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं? इंजेक्शन करते हैं। दे कैरी आउट ए प्रोसेस नोन एज इंजेक्शन। इंजेक्शन ऑफ फूड करते हैं, ऑफ फूड, राइट। इंजेक्शन ऑफ फूड का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम रहती है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर आपने देखा होगा, प्रोटोजोआ के अंदर प्रोटोजोअन्स भी होलोजोइक होते हैं, लेकिन
बैक्टीरिया के अंदर देखा होगा कि बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, वो बॉडी के बाहर डाइजेशन करता है, राइट। एंजाइम सिक्रेट करते हैं और डाइजेशन करते हैं, तो उस वहाँ पे हमने सेप्रोफाइटिक कहा था। लेकिन ये बेटा जो होते हैं होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक का मतलब क्या है? इंजेक्शन ऑफ द फूड। जैसे हम हैं, हम भी क्या करते हैं, जैसे चिकन हो गया, पनीर हो गया, रोटी हो गया, जो भी है हम क्या करते हैं, पेट में डालते हैं, राइट, थ्रू माउथ। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग नोन एज इंजेक्शन। फूड को क्या कर रहे हैं, हम अंदर लेते हैं। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब अगर एनिमल किंगडम में आप अगर देखोगे तो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनिमल किंगडम में देखा जाता है कि यहाँ पे डेफिनेट आपका देखो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। डेफिनेट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब जैसे एक बच्चा अगर पैदा होता है फॉर एग्जांपल ह्यूमन का, तो वो भी एक डेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ फॉलो करता है, राइट। दे फॉलो डेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ, पैटर्न ऑफ ग्रोथ। यहां पे एडल्ट के अंदर आप देखोगे हैज स्पेसिफिक शेप, ठीक है। आप अगर प्लांट देखोगे, प्लांट के अंदर स्पेसिफिक शेप नहीं रहता है। जैसे प्लांट, आप अगर दो मैंगो प्लांट को क्या रिलेट करोगे, तो एक मैंगो प्लांट का शेप अलग हो सकता है, दूसरे मैंगो प्लांट का शेप अलग हो सकता है। लेकिन दो एडल्ट ह्यूमंस जब ग्रो होते हैं तो उनका लगभग शेप क्या होता है, सेम ही होता है। आपको पता है आंखों का पोजीशन कहाँ पे आएगा, नाक कहाँ पे आएगा, बाल कहाँ पे आएगा। हो सकता है कि मोटा या पतला हो, राइट, और हाइट थोड़ी कम ज़्यादा हो, लेकिन आपको पता है कि डेफिनेट हाथ कहाँ पे आएगा, पैर कहाँ पे आएगा, राइट, है कि नहीं, स्टमक कहाँ पे आएगा, ये सभी पता होता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर आपको पता नहीं आता है कि कहाँ पे टहनियाँ आएगी, राइट, ये तो पता नहीं है। इसका मतलब प्लांट के अंदर आप देखो तो डेफिनेट शेप नहीं रहता है, आपको पता नहीं कि आगे जाके उसका साइज मतलब शेप कैसा होगा। लेकिन ह्यूमन के एडल्ट के अंदर या किसी भी एनिमल के एडल्ट के अंदर आपको डेफिनेट शेप देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ आप अगर देखोगे एनिमल्स के अंदर एक चीज़ ऐसी है जो उसे प्लांट से अलग करती है, वो है उसका एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, है ना। एनिमल के सेल में आप अगर देखोगे देयर इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंस होता है, इसका मतलब सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो एनिमल सेल के अंदर आप अगर देखोगे सबसे आउटर लिमिटिंग लेयर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा बेटा, ये रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे एक्सटर्नल आउटर लेयर रहेगा जो कि सराउंडिंग होता है, क्योंकि इनमें सेल वॉल पाया नहीं जाता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्लांट में भी पाया जाता है, लेकिन प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या पाया जाता है, सेल वॉल, जो कि सेलुलोज से बना होता है। लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छे से देखा था। इज दिस क्लियर? उसके बाद आप अगर देखोगे और एनिमल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एनिमल्स के अंदर आप और क्या देखोगे, दे हैव लोकोमोशन, राइट, दे हैव लोकोमोशन। है ना, लोकोमोशन, जैसे लेग्स होते हैं, राइट, लेग्स के जरिए आप अगर देखो, लेग्स आर द पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, है ना। स्केलेटल सिस्टम की वजह से एक ह्यूमन या कोई भी एनिमल
एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। इसका मतलब एनिमल्स के अंदर आप ज़्यादातर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखते हो जिसे हम बेटा क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, अभिषेक, आकाश गुड मॉर्निंग, मिनल गुड मॉर्निंग, जुड़ जाओ सब फटाफट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, उसके बाद हमने देखा दे हैव लोकोमोशन। लोकोमोशन क्लियर है सबको? लोकोमोशन का मतलब क्या है? दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वैसे हमने फ्लैजिला के अंदर, सॉरी प्रोकैरियोट्स के अंदर देखा था, उनके अंदर फ्लैजिला होता है। यहाँ पे आप अगर देखो कि स्पेसिफिक स्केलेटल सिस्टम डेवलपमेंट होता है, राइट। साथ ही साथ आप अगर देखोगे एनिमल के अंदर दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूरोमोटर डेवलपमेंट। इसका मतलब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो न्यूरोमोटर डेवलपमेंट होता है, मतलब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, है ना। एनिमल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स क्योंकि होगा, एनिमल्स दे कैन सेंस देयर एनवायरनमेंट। ये क्या कर सकते हैं? ये अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दे कैन फील द थिंग्स अराउंड इट एंड अकॉर्डिंगली दे विल एक्ट, है कि नहीं। जैसे आप अगर देखोगे गर्मी लगेगी तो एनिमल जो है छुप जाता है एक बरो के अंदर या कुएं के, मतलब एक गुफा के अंदर, या ह्यूमंस है तो घर के अंदर, राइट। सर्दी है तो वो हीटर लगा लेता है ह्यूमंस। तो ये सभी जो होते हैं उसके पास क्या है, सेंस होती है, जो किसकी वजह से आती है? उसके पास न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स से आप अगर देखोगे उनके पास ब्रेन भी पाया जाता है, राइट। एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन, जिसकी वजह से एनिमल्स जो है वो बहुत ही अच्छे से अपना जो भी डे टू डे मतलब जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसे कोऑर्डिनेट कर पाता है ना। तो ह्यूमंस के अंदर आप अगर देखोगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है ना, न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर भी है आपका, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऐसा कुछ आपको बाकी सभी किंगडम्स में देखने को नहीं मिलता है, जैसे प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोआ, और ये सभी के अंदर ज़्यादातर न्यूरल डेवलपमेंट आपको नहीं देखने को मिलता है, हार्डली देखने को मिलता है। लेकिन एनिमल के अंदर आप अगर देखोगे ये आपको देखने को मिलेगा। इज दिस क्लियर? तो ये सभी जो है कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। डिटेल में जो है आपको कौन से चैप्टर में, आपका चैप्टर नंबर 4 जो है बेटा, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा कि एनिमल किंगडम क्या होता है। वहाँ पे आप अगर देखोगे विस्तार से आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि व्हाट इज़ एनिमल किंगडम, ठीक है। लेकिन इस पार्ट में हम ये नहीं देख सकते, इतना बस डिटेल काफ़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वह बेटा कौन सा? नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में आप अगर देखोगे बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसलिए आते हैं क्योंकि ये टर्म्स जो है आपने ये शायद पहले बार देखे होंगे, और अगर देखे भी होंगे आप पढ़ोगे तो टर्म जो है बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं यहाँ पे। इसलिए शायद जो है यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट है इस चैप्टर में, जिसे आपने ध्यान से पढ़ना चाहिए। कौन सा? वायरस, वायरॉइड्स एंड वायरस, वायरस, वायरॉइड्स,
प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इससे हम अलग से पढ़ रहे हैं, राइट। हमने, आप अगर देखो तो अभी तक क्या पढ़ा था, अभी तक हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है, राइट। अभी तक हमने बेटा कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आपने इन सभी का नाम नहीं पढ़ा होगा। इसका मतलब आप अगर देखो कहीं ना कहीं पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इन सभी को जगह नहीं दिए है। इसका मतलब यू विल सी दैट ये सभी जो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं दे आर एक्सेप्शन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको रखा नहीं गया था, क्योंकि आप अगर देखोगे ध्यान से तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने बेटा किसको रखा था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा था। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऑलरेडी हमने द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा है। द लिविंग वर्ल्ड के अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि लिविंग होता क्या है, ठीक है। वहां पे हमने डिस्कस किया था लिविंग जो होता है उसके अंदर एक चीज होनी चाहिए जिसे हम सेल कहते हैं, राइट। दैट मीन्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर उन्हें हमने रखा जो कि जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर सेल पाया जाता है। लेकिन देखा जाता है कि जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म या तो क्या होते हैं, सेल्यूलर होते हैं, या तो कौन से होते हैं, असेल्यूलर होते हैं, असेल्यूलर होते हैं। सेल्यूलर तो आपको पता ही है, ये सभी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स है वो सभी सेल्यूलर है। लेकिन असेल्यूलर क्या होते हैं, दे डू नॉट हैव सेल, दे डू नॉट हैव प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर, प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर, है ना। मतलब असेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर किसी के अंदर सेल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है इसका मतलब वो लिविंग नहीं है। इसका मतलब असेल्यूलर का ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, दे आर नॉट लिविंग। मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लिविंग नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी कंट्रोवर्सी होती है तो इसे नीदर डेड भी कहा जाता है, नीदर डेड। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म कुछ कंडीशंस में लिविंग जैसे प्रतीत होते हैं। कुछ याद रखना, कुछ कंडीशन के दौरान ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि असेल्यूलर होते हैं ये कुछ कंडीशन के दौरान नीदर नॉट लिविंग होते हैं, मतलब लिविंग नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन के दौरान ऐसा लगता है कि ये डेड भी तो नहीं है ना, लिविंग तो नहीं है लेकिन डेड भी तो नहीं है। इसका मतलब कहीं पे आप अगर देखो तो लगेगा आपको कि ये लिविंग जैसे भी बिहेव करते हैं। और ये कौन कौन से है, इसके एग्जाम्पल्स आपको कौन कौन से है, वायरस है, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या है, वायरस, ठीक है। उसके बाद वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ठीक है। उसके बाद लाइकेंस, लाइकेन नहीं है सॉरी, लाइकेन सेलुलर है, राइट, प्रियॉन्स। अब ये सभी टर्म होते क्या है वो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप जान लो कि असेल्युलर क्या होता है और सेलुलर क्या होते हैं। असेल्युलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर वेल डेवलप्ड सेल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। सेल स्ट्रक्चर अगर नहीं है मतलब एक प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर नहीं है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग नहीं कह सकते हैं। लेकिन सेलुलर के अंदर भी आप अगर देखो तो कौन आता है, लाइकेन आता है।
मतलब लाइकन एक सेलर है, फिर भी उसे लिविंग मतलब 5 किंगडम में नहीं रखा गया। मतलब ये सभी जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पे वो क्या है, एक्सेप्शन फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब लाइकन को क्यों एक्सेप्शन रखा गया, क्योंकि लाइकन देखो आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने सभी ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे जो कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन लाइकन के अंदर आप अगर देखोगे लाइकन ये 2 ऑर्गेनिज्म मिलके नाम है, राइट। लाइकन के अंदर कौन कौन रहता है, एक एल्गे रहता है और एक कौन रहेगा, फंजाई रहता है। इसका मतलब ये एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है, ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, और सिंगल ऑर्गेनिज्म को ही आपको 5 किंगडम देखा जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह है, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है। मतलब इट इज ए एसोसिएशन ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं है, इसलिए हम जो है बेटा यहाँ पे इसे अलग से पढ़ रहे हैं। इज इज क्लियर। लाइकन को तो आगे जाके देखेंगे हम, लेकिन अभी फिलहाल के लिए फोकस करेंगे हम वायरस, वायरॉइड्स एज वेल एज प्रियॉन्स। इसका इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया है कि ये सभी जो होते हैं असेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, असेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बेसिकली हम जो है अभी देखेंगे। इज इज क्लियर, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक, गुड अभिनव। हाँ, लाइकिन जो होता है ये एल्गे और फंजाई से के एसोसिएशन से बना होता है, राइट। तो किसके एसोसिएशन बना होता है ये लाइकेन, एक बार रिवीजन कर देता हूं, एल्गे प्लस फंजाई, राइट। ओके, जैसा क्लियर हो गया सबको बेटा, क्लियर हो गया ना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरस। अब वायरस आप अगर देखो तो वायरस ऑलरेडी हमने देखा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक, कौन सा, वायरस, ठीक है। वायरस ऑलरेडी हमने देखा कि एक्सेप्शन फॉर सेल थियरी है। ये बेसिकली क्या है, इट इज ए एक्सेप्शन हमने देखा कि एक्सेप्शन फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी है, साथ ही साथ इट इज एक्सेप्शन फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का एक्सेप्शन क्यों है मैंने बताया आपको, क्योंकि ये असेल्युलर है, जबकि 5 किंगडम के अंदर अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आपको रखना है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, सेलुलर फॉर्म होना चाहिए, जो कि वायरस के अंदर नहीं होता है। इसका मतलब हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि वायरस आर व्हाट, वायरस आर असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब हमें बात करनी चाहिए कि एक्सेप्शन फॉर सेल थियरी क्यों है, और ये सेल थियरी होती क्या है। सेल थियरी हमें बताता है कि सेल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, राइट। सेल थियरी आप अगर देखोगे, ठीक है, सेल थियरी (1838) और 1839 के बीच में सेल थियरी जो बेटा आपको दिया था किसने, 2 साइंटिस्ट ने, स्लेडन एंड श्वान, राइट। अब स्लेडन और श्वान ने सेल की प्रॉपर्टीज बताई थी, क्या बताई थी, प्रॉपर्टीज। लेकिन ये सभी प्रॉपर्टीज जो सेल की होती है वो एक वायरस फॉलो नहीं करता है, वायरस सेल की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि ये वायरस सेल की प्रॉपर्टीज को नहीं फॉलो करता है, ये सेल के थियरी को मानता नहीं है, तो ये एक एक्सेप्शन है सेल थियरी के लिए भी। ये भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है, आपके एमसीक्यूज के द्वारा। याद रखना,
वायरस आर द एक्सेप्शन फॉर द सेल थियरी। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे वायरसेस लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग। ओके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, वायरसेस आर असेलुलर ऑर्गेनिज्म। असेलुलर का मतलब क्या है, दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड सेल। ठीक है, दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड सेल। अब सर वेल डिफाइंड सेल होता क्या है? वेल डिफाइंड सेल के अंदर एक चीज जरूर, मतलब तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो वेल डिफाइंड सेल के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, है ना, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। अब क्या वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है? वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, गुड। वायरस के अंदर एक तो चीज है। दूसरा जो है सेल के पास होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, क्या वायरसेस के सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है? देखा जाता है कि वायरसेस के अंदर प्रॉपर वेल डेवलप नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, वायरस के अंदर एक प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ दिखेगी, वहाँ पे वेल डेवलप आपको मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। और तीसरा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए उसके अंदर क्या रहना चाहिए, उसके अंदर साइटोप्लाज्म रहना चाहिए। अब वायरसेस के अंदर साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, राइट? वायरसेस लैक साइटोप्लाज्म, वायरस लैक साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्यों जरूरी है? आपने पढ़ा होगा एक टर्म, ठीक है, आपने एक टर्म पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है लिविंग वर्ल्ड में, आपने पढ़ा होगा कि इट इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, जिसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं और एनाबॉलिज्म। अब ये दोनों जो होते हैं मिला के एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाते हैं। इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म अगर डेड हो जाता है, इसका मतलब उसके अंदर मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है। इसका मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग स्टेट में रखने के लिए मेटाबॉलिज्म बहुत जरूरी है। लेकिन वायरसेस के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है और साइटोप्लाज्म में ही मेटाबॉलिज्म होता है। तो इफ द साइटोप्लाज्म इज एब्सेंट, दैट मीन्स देयर इज नो मेटाबॉलिज्म। इज इज क्लियर? इसलिए देखा जाता है कि वायरस जो होते हैं दे आर इनर्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। अब ये होस्ट क्या होता है? देखा जाता है कि वायरस जो होता है किसी भी होस्ट पे डिपेंड करता है, मतलब खुद से खुद का खाना तो बना नहीं पाता है, इसलिए इट हैज टू लिव ऑन समवन एल्स। अब लिव ऑन समवन एल्स, तो क्वेश्चन आता है वो लिव मतलब क्या, किसी और पे डिपेंड करेगा। अब वायरस जो है या तो ये लिविंग पे डिपेंड कर सकता है या तो डेड पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन डेड ऑर्गेनिजम्स पे ये डिपेंड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वायरसेस को जो है किसी ऑर्गेनिज्म पे इन्फेक्शन करने के लिए वो लिविंग कंडीशन में होना जरूरी है। इसलिए आपको एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी देखना है कि वायरसेस जो होते हैं दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। वायरसेस क्या होते हैं? दे आर, वायरसेस आर, दे आर obligate intracellular parasite। ठीक है, वायरसेस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। अब ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट। जैसे मैं कहूं आई एम ए ऑब्लिगेट फूडी। ऑब्लिगेट फूडी मतलब मैं खाने के बिना रह नहीं सकता हूं, मुझे खाना ही चाहिए, हर वक्त खाना चाहिए। ठीक है, तो दो टर्म होते हैं, एक तो ऑब्लिगेट होता है, एक होता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब क्या है? ये पैरासाइटिक तो होता है, मतलब इफ आई से फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट वो होता है कि कभी कभी उसको अगर किसी पे रहने का मौका मिल जाता है तो किसी पे रह लेता है, लेकिन नहीं मिलता है तो खुद से अकेला भी रह लेता है,
किस पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन वायरसेस ऐसे नहीं है, वायरसेस को हमेशा क्या चाहिए, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, मतलब हमेशा ये पैरासाइटिक रहता है। ये पैरासाइटिक रहेगा, इसका मतलब इसे रहने के लिए कोई तो ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसे होस्ट कहा जाता है ना। ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन होस्ट, किस पे डिपेंड करेगा, होस्ट। अब होस्ट क्या होते हैं, होस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं तो होस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे होस्ट कौन हो सकता है, अगर वायरसेस मान लेते हैं कि ह्यूमन के अंदर इंफेक्शन करता है तो ह्यूमन होस्ट है। वायरसेस के अगर काव के अंदर या कैटल के अंदर इंफेक्शन करता है तो कैटल क्या होगा, होस्ट होगा। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसपे वायरसेस रहते हैं, है ना। और होस्ट हमेशा बेटा जो है, होस्ट कैसा रहना चाहिए, हमेशा इट शुड बी लिविंग। होस्ट हमेशा क्या होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप अगर देखोगे वायरस हमेशा क्या होते हैं, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, मतलब स्ट्रिक्ट, कभी भी ये सेप्रोफाइटिक मतलब नॉन लिविंग पे कभी रह नहीं सकते। वायरसेस नॉन लिविंग पे कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते, हमेशा उनको क्या चाहिए, लिविंग। इंट्रासेलुलर मतलब विद इन सेल, राइट। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, इंट्रा सेल्यूलर। इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन सेल, राइट, विद इन सेल, मतलब ये ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर हमेशा रहते हैं। और कौन से ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम होस्ट कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रहते हैं, ठीक है। अब ये क्यों रहते हैं, इसलिए रहते हैं क्योंकि वायरसेस जो होते हैं ये खुद से लिविंग नहीं हो सकता है। इसका मतलब देखा जाता है आउटसाइड द बॉडी दे आर लाइक डेड। वायरसेस जो होते हैं देखा जाता है कि बॉडी के बाहर ये डेड जैसे बिहेव करते हैं। इसका मतलब बॉडी के बाहर ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें इनर्ट कहा जाता है। आउटसाइड द बॉडी, देखो आउटसाइड द बॉडी बॉडी ऑफ होम, बॉडी ऑफ होस्ट, आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट viruses आर इनएक्टिव। इनएक्टिव कैसे रहते हैं, इनएक्टिव मरे जैसे रहते हैं, इनएक्टिव, या इसे इनर्ट भी कह सकता हूं मैं, या मैं क्रूड वे में इसे लाइक व्हाट, लाइक डेड भी लिख सकता हूं। मतलब बॉडी के बाहर ये इनर्ट रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, या तो डेड रहेंगे। किसके बॉडी के बाहर, होस्ट के। मतलब जब तक ये इन्फेक्शन नहीं करता है तब तक ये इरेक्टिव, इनर्ट या डेड जैसे बिहेव करते हैं। अब ऐसे स्थिति में इनको जो है बेटा, इनको क्या कहा जाता है, इन्हें विरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनर्ट वायरस को क्या कहा जाता है, याद रखना, इनर्ट वायरस जो होते हैं इन्हें जो है विरियन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, विरियन, ठीक है। इसका मतलब ये वायरस कब बनता है, जब ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, राइट। इन्फेक्शन जब कॉज करेंगे तभी इनको हम क्या कहेंगे, वायरस कहेंगे। यहां तक सबको समझ में आया। कौन कौन से पॉइंट समझे हमने। वायरस से एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी होता है, 5 किंगडम के लिए भी एक्सेप्शन है। वायरस एसेलुलर होते हैं, मतलब इनके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है तो ये लिविंग नहीं होते, राइट। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इसका मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के विदाउट रह नहीं सकते हैं। बॉडी के बाहर ये होते हैं कैसे, इनएक्टिव, इनर्ट या डेड जैसे रहते हैं। ऐसे कंडीशन में एक वायरस को हम बेटा क्या कहते हैं, इन्हें हम विरियन कहते हैं। क्या कहते हैं, विरियन कहते हैं। आई होप कि यहां तक सबको क्लियर है। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट, अगर ये बॉडी के बाहर, अगर ये बॉडी के बाहर क्या रहता है, इनर्ट रहता है, तो बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या करेंगे उसे हम देखते हैं। ठीक है, वंस, याद रखना, वंस वायरसेस एंटर द host body, it uses the host machinery to synthesize new वायरसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक बार वायरस होस्ट के अंदर, बॉडी के अंदर जाता है तो ये अचानक से क्या हो जाता है, ये लिविंग जैसे दिखने लगता है, राइट। इसका मतलब इनसाइड होस्ट बॉडी, इनसाइड होस्ट बॉडी it behaves like whom, like living। अचानक से होस्ट के बॉडी में जाते ही ये लिविंग जैसे बिहेव करने लगता है, जबकि बॉडी के बाहर ये मृत्यु जैसे था, मतलब डेड था, ये इनर्ट था, किसी से बात नहीं कर रहा था। अचानक से बॉडी के अंदर जाने के बाद होस्ट के बॉडी के सिस्टम को इस्तेमाल करके अपने बच्चों को पैदा कर रहा है कि नहीं। देखो, वंस वायरस एंटर द होस्ट बॉडी, इट यूजेस द होस्ट मशीनरी, मतलब होस्ट के सभी मशीन को इस्तेमाल करता है टू सिंथेसाइज द न्यू वायरसेस। होस्ट के मशीनरी से मेरा मतलब क्या होता है? डज एनीवन नो व्हाट इज होस्ट मशीनरी? समझते हैं। जैसे मान लो कि एक सेल है, राइट, एक सेल है। सेल के अंदर आप अगर देखोगे तो बेटा एक न्यूक्लियस पाया जाता है, राइट, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में होता यह है कि अपने पास रहता है बेटा डीएनए। न्यूक्लियस में क्या रहता है, फटाफट देखो, यहाँ पे रहता है डीएनए, राइट, डीएनए रहता है। अब डीएनए जो है, डीएनए से बनता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे एमआरएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमआरएनए, है ना। अब एमआरएनए जो होता है, इसके पास बेसिकली क्या होता है? इसके पास बेटा बेसिकली जो है इंफॉर्मेशन रहता है, क्या बनाने का? प्रोटीन बनाने का। क्या बनाने का? प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे तक आपका बॉडी आप अगर देखोगे, कहीं ना कहीं पे हर एक सेल में आपका प्रोटीन का इस्तेमाल होता ही है। ऊपर से नीचे आप तीन चीजों का ढांचा हो, एक कार्बोहाइड्रेट, एक फैट्स और तीसरा प्रोटीन्स। तो डीएनए जो होता है बेसिकली किसको कोड करता है? बेसिकली प्रोटीन को बनाता है ना। अब देखो, प्रोटीन को बनाने के लिए आप जानते होंगे कि प्रोटीन को बनाने के लिए एमआरएनए पे एक सिस्टम का यूज होता है जिसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम। इज दिस क्लियर? ये तो आपको कहां पे देखने को मिलेगा ऐसा? नॉर्मल सेल के अंदर। कहां पे? नॉर्मल सेल के अंदर। लेकिन मान लो कि एक वायरस ने यहां पे क्या मारी? एंट्री मारी, है ना। वायरस ने क्या मारा बेटा? वायरस ने यहां पे एक एंट्री मारी सेल के अंदर। ठीक है, वायरस ने सेल के अंदर एंट्री मारी, तो वायरस क्या करेगा? जैसे यहां पे देखो, एक वायरस मैंने ड्रॉ किया है। ये वायरस मान लेते हैं कि एचआईवी का वायरस है। किसका वायरस है? एक एचआईवी का वायरस है। एचआईवी के वायरस के अंदर आप अगर देखोगे तो क्या रहेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है, मतलब इसके अंदर आरएनए रहता है। ठीक है, तो देखो कि इसके अंदर जो आरएनए है, इसके अंदर आरएनए जो है बेटा, इसके अंदर आरएनए जो है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन किसका है? इंफॉर्मेशन, इन्फो टू सिंथेसाइज न्यू वायरस, है ना।
आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है क्या बनाने के लिए, नया वायरस। लेकिन आरएनए को देखो, एमआरएनए, आरएनए को क्या चाहिए, राइबोसोम की मदद चाहिए क्या बनाने के लिए, प्रोटीन। तो आप अगर देखो तो वायरस जो है, जैसे ये होस्ट का सेल है, राइट, ये किसका सेल है, होस्ट का सेल है। तो वायरस जैसे ही होस्ट के अंदर आ जाता है, ये होस्ट के प्रोटीन को बनने नहीं देगा, वो क्या करेगा, वायरस इस जो है फटाफट होस्ट के राइबोसोम को क्या करेगा, खुद हाईजैक कर लेगा, जैसे प्लेन हाईजैक करता है ना, आपने सुना होगा कि प्लेन हाईजैक करता है। प्लेन हाईजैक करता है तो उसके बाद प्लेन को पायलट नहीं चला रहा है, प्लेन को कौन चला रहा है, हाईजैकर। वैसे आप अगर देखो वायरस एक हाईजैकर है और प्लेन क्या है, सेल है। सेल के अंदर एक बार वायरस आ जाता है तो सेल को जो है हम नहीं चला सकते, सेल को कौन चलाता है, वायरस चलाता है। मतलब वायरस बेसिकली क्या करता है, जो आपका राइबोसोम है होस्ट का, उस राइबोसोम को कौन इस्तेमाल करेगा, खुद वायरस इस्तेमाल करता है और इसको इस्तेमाल करके बहुत सारा क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और इन प्रोटीन को इस्तेमाल करके छोटे छोटे बेबी वायरस पैदा करेगा, क्या करेगा, छोटे छोटे बेबी वायरस पैदा करेगा। और ये वायरस फिर से दूसरे सेल पे जाके क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो ये होता है इनका साजिश, है ना, वायरस की एक साजिश होती है। हाँ, तो ये क्यों होता है, क्योंकि वायरस के पास खुद का राइबोसोम नहीं है। क्योंकि वायरस राइबोसोम रहने के लिए साइटोप्लाज्म होना चाहिए। मैंने अभी अभी पढ़ा है कि वायरस के पास तो साइटोप्लाज्म है ही नहीं। साइटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो उसके पास राइबोसोम नहीं रहेगा। होस्ट का मशीनरी का यही मतलब है मेरा कि राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी जो है वायरस के पास नहीं रहती है, इसलिए बॉडी के बाहर ये ना तो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ना तो लिविंग जैसा हो सकता है। मतलब एक बार बॉडी के अंदर होस्ट के एंटर कर जाता है तो वायरस जो होता है ये अपने आप में एक हाईजैकर जैसा काम करता है। होस्ट के बॉडी का इस्तेमाल करके होस्ट को ही भूखा मार देता है। मतलब होस्ट के अभी प्रोटीन नहीं बन पाएंगे ना, तो होस्ट क्या करेगा, प्रोटीन के लिए स्टार्व करेगा, प्रोटीन के लिए भूखा होगा। इसलिए आप अगर देखोगे जिनके अंदर वायरल का जैसे HIV वायरस का इन्फेक्शन होता है, वो इंसान अपने आप क्या होने लगता है, दुबले पतले होने लगता है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। आप अगर देखो इम्यूनिटी के लिए भी जो सभी सेल्स होते हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं, जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, राइट। एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबिन्स, ये सभी क्या है, प्रोटीन होते हैं। अगर प्रोटीन ही नहीं बन रहे तो इम्यूनिटी अपने आप क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है ना। तो बेसिकली क्या कर रहा है, वायरसिस जो होता है होस्ट के मशीनरी को इस्तेमाल करके खुद के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि होस्ट को जो है भूखा मार देता है। इसलिए इवेंचुअली होस्ट धीरे 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 करके कौन से रास्ते पे चल पड़ता है, डेथ के रास्ते पे चल पड़ता है, अनटिल अनलेस आप कुछ वहाँ पे ट्रीटमेंट दो। अब ट्रीटमेंट भी देखो, कुछ वायरसेस के लिए ट्रीटमेंट होता है, कुछ वायरस इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे आप अगर देखो HIV वायरस है, HIV वायरस है, हेपेटाइटिस है, कुछ टाइप का हेपेटाइटिस जिसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इन चीज़ों को हम जो है कुछ लेवल तक मैनेज कर सकते हैं, लेकिन क्योर इनके लिए नहीं होता है। तो वायरसेस इस प्रकार के डेंजरस है। अब वायरसेस क्या होते हैं वो आपको बताना जो है इतना मुश्किल भी नहीं हुआ मेरे लिए। क्यों पता है, क्योंकि अभी अभी तो आप वायरस से जूझ के हो, है ना। कोरोना वायरस आपको पता ही है। कोरोना वायरस में आपने देखा होगा, मतलब कोरोना काल में आपने देखा होगा कि वायरस का हाहाकार क्या होता है, राइट। फटाफट 2-3 दिन में इतना फास्ट मल्टीप्लाई कर लेता है कि पूरे इंसान को ही खत्म कर देता है ना। आई होप कि ये आपको समझ में आया। तो वायरसेस जो है होस्ट का मशीनरी इस्तेमाल करता है, मतलब क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्यों डिपेंड करेगा ना, इसलिए आप अगर देखोगे देखो क्वेश्चन ये आता है कि एक बार होस्ट मर गया मतलब वो होस्ट, मतलब वायरसेस तो लिविंग के अंदर ही रहते हैं ना, लेकिन होस्ट तो मर गया। अब क्या वायरसेस कहाँ पे जाएंगे,
अब वायरसेस आप अगर देखोगे कुछ तो एयरबॉर्न भी होते हैं, मतलब हवा के द्वारा भी फैलते हैं, लेकिन अगर कोई होस्ट मर जाता है तो ऐसे कंडीशन में वायरसेस उसके बॉडी के अंदर इनर्ट हो जाएंगे ना, उसके बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे, है ना। तो इनर्ट हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक इंसान मर गया, उसके बॉडी के अंदर वायरस था, उसको हमने गाड़ दिया, गाड़ दिया तो क्या होगा, वायरसेस जमीन के अंदर चले जाएंगे। मान लेते कि यही वायरस धीरे धीरे से पानी में चला गया और पानी नल से आ गया, नल का पानी हमने पी लिया, तो फिर से क्या होगा, ये इनर्ट वायरस बॉडी के अंदर आएगा और बॉडी से जो है फिर से ये क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। तो वायरसेस जो होते हैं ये इनर्ट रहेंगे, राइट। हाँ, तो आप अगर देखो तो वायरसेस के यहाँ पे हमने दो रूप देखे। एक रूप वो जब वायरस बॉडी के बाहर रहता है, जिसे हमने विरियन कहा, वहाँ पे डेड जैसे कहा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हाहाकार मचा रहा है, यहाँ पे तो बॉडी के मतलब होस्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है, राइट। मतलब छोटा सा वायरस जिसका साइज बैक्टीरिया जितना भी नहीं है, वो पूरे ह्यूमन को जो है अपने इशारों पे नचा रहा है, राइट। तो कुछ तो बात होगी इसमें। इसलिए आप अगर देखो वायरसेस यहाँ पे लिविंग जैसा फीचर दिखा रहा है, इसलिए वायरसेस को हम नीदर लिविंग नॉर डेड कहते हैं, ठीक है। वायरसेस आर नीदर लिविंग नॉर दे आर डेड। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये लिविंग भी नहीं है, ये डेड भी नहीं है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, अभी अभी आपके सामने मैंने दो पहलू रखे। पहले इसमें मैंने कहा कि बॉडी के बाहर रहते ही ये इनर्ट हो जाता है, ये डेड जैसे हो जाता है, राइट। बॉडी के अंदर आते ही ये लिविंग जैसे। अब ये क्यों होता है, इसके लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने पड़ेंगे वायरसेस के, जो उसे लाइक लिविंग बनाता है ना, या लाइक डेड बनाता है, राइट। तभी आपको पता चलेगा कि ये लिविंग भी नहीं है और डेड नहीं है। इसका मतलब वायरस लाइक लिविंग भी होता है, वायरस लाइक डेड भी होता है। पहले देखते हैं कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसे वायरस की है जो उसे लाइक लिविंग बनाता है। अभी हमने देखा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल। वायरस के अंदर अभी हमने देखा कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल अगर प्रेजेंट है तो ये लिविंग है। जैसे आप अगर देखो रोड के साइड में पत्थर उठा हुआ, पत्थर लिविंग है या डेड है? या प्लास्टिक ले लो आप, क्या प्लास्टिक लिविंग है या डेड है? क्या क्या लगता है आपको बेटा, प्लास्टिक लिविंग या डेड है? प्लास्टिक डेड है ना। तो डेड के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल मिलता है क्या? नहीं। लेकिन आप अगर देखोगे वायरसेस के अंदर कंटेन जेनेटिक मटेरियल, है ना, कंटेन जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल आप अगर देखोगे बेसिकली क्या है जेनेटिक मटेरियल? इट इज ए बायोमोलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल किसमें पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं ना। तो दो पॉइंट आप देखो, जेनेटिक मटेरियल भी है, बायोमोलिक्यूल्स भी है। साथ ही साथ देखो वायरसेस कैन कॉज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कौन कॉज कर सकता है? जो लिविंग हो। लिविंग होते हैं तभी उनको क्या कर सकते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्या कर सकते हैं? इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो वायरसेस भी आप अगर देखोगे कैन कॉज इन्फेक्शन, कैन कॉज इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन क्योंकि कॉज करता है, वायरस की ये प्रॉपर्टी किसकी जैसी है? लिविंग जैसी है। इज दिस क्लियर? तो तीसरा पॉइंट क्या है? पहला जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स, ये तीनों चीजें वायरस में पाई जाती है। उसके बाद कैन कॉज इन्फेक्शन। साथ ही साथ वायरसेस के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स किसके अंदर होते हैं? लिविंग के अंदर। एंजाइम्स आर फाउंड, एंजाइम्स आर प्रेजेंट,
है ना। वायरसेस के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल एंजाइम का मैं बताता हूं, न्यूरामिनिडेज। न्यूरामिनिडेज न्यूरामिनिडेज एक एंजाइम है जो वायरसेस के अंदर देखा जाता है। अब ये एंजाइम तभी होता है, ठीक है, जब वो लिविंग है। उसके बाद वायरसेस कैन बी किल्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अब मुझे बस बताओ कि मारा किसे जाता है, जो क्या हो। हाँ बेटा, वायरसेस में भी जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे मैंने यहां पे लिखा है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब एक ही स्ट्रैंडेड आरएनए, राइट। वायरसेस के प्रकार हम डिस्कस करेंगे आगे, पहले ये जान लो। हाँ, वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। अब देखो मैंने क्या डिस्कस अभी बताया, वायरसेस कैन बी किल्ड। कोरोना वायरस के दौरान मैंने सब बता रहे थे, राइट। गरम गरम पानी पियो, स्टीम ले लो, राइट, गोलियां खाओ, इन सबसे क्या होगा, कोरोना वायरस आपके बॉडी के अंदर खत्म हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मर कौन कर सकता है, जो मरा हुआ हो? नहीं, मर तो वही सकता है जो जिंदा हो। इसका मतलब वायरसेस कैन बी किल्ड एंड किल्ड कैन बी दोज हु आर लिविंग। तो वायरस इज लिविंग जैसा इसलिए है, इट कैन बी किल्ड, है ना, कैन बी किल्ड लाइक विथ व्हाट, हीट ट्रीटमेंट, है ना, हीट ट्रीटमेंट। अब मुझे लगता है कि इतने सभी कैरेक्टरिस्टिक काफी है आपको दर्शाने के लिए वायरस क्या होते हैं, लिविंग जैसे होते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है वायरस के अंदर जो कैसे दर्शाती है कि वो डेड है। कौन कौन सी है, लेट अस सी। एक तो मैंने ऑलरेडी समझाया है, लैक साइटोप्लाज्म। लैक व्हाट, साइटोप्लाज्म। अगर वायरसेस के पास साइटोप्लाज्म नहीं है, अगर वायरसेस के पास साइटोप्लाज्म नहीं है, तो इसका मतलब उसके पास एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटी नहीं है। सेलुलर एक्टिविटी के एरिना को, एरिना क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा गेमिंग एरिना। गेमिंग एरिना क्या होती है, ऐसा जोन जहां पे गेमिंग किया जाता है। एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटी क्या होगा, ऐसा एरिना जहां पे सेल की एक्टिविटी चलती है, जो उसे लिविंग स्टेट में रखता है। वायरसेस के अंदर एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटी जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, वो वही प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब वायरस यहाँ पे क्या है, लिविंग नहीं है, ऐसे प्रतीत हो रहा है, राइट। क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है। क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक चीज कॉमन होती है, वो क्या है, साइटोप्लाज्म। वायरस के पास नहीं है, इसलिए वो किसकी जैसे लग रहा है, डेड जैसे। साथ ही साथ अगर वायरस के पास देखोगे, उसके पास रेस्पिरेशन नहीं है। अब बच्चा लोग मुझे ये बताओ कि रेस्पिरेशन होता क्या है। गुड मॉर्निंग कुमार, चंदन। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन सिंपल सी चीज है। हमारे बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ करने से हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ने से हमें एटीपी मिलता है, और इस एटीपी को हम क्या करते हैं, एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसे रेस्पिरेशन कहा जाता है। वायरसेस के अंदर रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है, नो रेस्पिरेशन, राइट, नो रेस्पिरेशन। इसका मतलब वायरसेस जो होते हैं अपने एनर्जी का जुगाड़ खुद नहीं कर सकते हैं। हाँ, अभिनव लिखते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच द लिविंग ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय टेकिंग द ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग द कार्बन। हाँ, यही तो मैंने बताया ना, ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं, और एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। मतलब वायरसेस के पास कोई भी रेस्पिरेशन नहीं है, मतलब वो अपना एटीपी बना नहीं सकता है, अपना एटीपी बना। इसका मतलब एटीपी के लिए वो किस पे डिपेंड करता है, होस्ट पे डिपेंड करता है। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट आप अगर देखोगे पार्ट वायरसेस का, तो वायरसेस जो होते हैं आर क्रिस्टलाइजेबल, आर व्हाट, आर क्रिस्टलाइजेबल। आपने कभी सुने हैं क्या ह्यूमंस के क्रिस्टल्स इंसानों के क्रिस्टल्स, राइट,
सुना है क्या कभी? हाँ, मच्छी के क्रिस्टल मच्छी के क्रिस्टल बहुत अच्छे लगते हैं, राइट? हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? नो, आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा, है ना? प्रॉन्स की क्रिस्टल्स नहीं सुना होगा। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं, ठीक है? लेकिन वायरसेस के अंदर देखा जाता है कि क्रिस्टल बनते हैं। आपने सुना होगा सॉल्ट के क्रिस्टल्स। सॉल्ट क्या होता है, लिविंग या डेड? नॉन लिविंग होता है। तो नॉन लिविंग चीजों के क्रिस्टल होते हैं, लेकिन वायरस भी जो होता है वो कैसा होता है बेटा? ये क्रिस्टलाइजेबल होता है, ठीक है? वायरस क्या होता है? क्रिस्टलाइजेबल होता है। और क्रिस्टल्स जो होते हैं वो किससे? क्रिस्टल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। क्रिस्टल किससे बने होते हैं वायरस के? क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी वायरस की आप अगर देखोगे ये किसकी जैसी है? ये किसकी जैसी है बेटा? ये नॉन लिविंग जैसी है। समझ में आया ना? आई होप कि इतनी चीजें काफी है आपको बताने के लिए। वायरस लिविंग जैसा भी है और वायरस डेड जैसा भी है, ठीक है? साथ ही साथ आपने देखा होगा कि वायरस जो होता है इनर्ट आउटसाइड बॉडी, है ना? इनर्ट आउटसाइड बॉडी। कभी आपने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा कि कुछ कंडीशन में मेटाबॉलिज्म करना ही बंद कर देता है, कुछ कंडीशन में मेटाबॉलिज्म करना चालू कर देता है? ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा है क्या? मतलब ह्यूमन है एक, नहीं आज मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं आज मूड ही नहीं कर रहा है, अब क्या करूँगा, मेटाबॉलिज्म ही बंद कर देता हूँ, आज टाटा बाय बाय, है ना? सो जाता हूँ, आज मेटाबॉलिज्म नहीं करता हूँ। क्या करता हूँ कि 2 दिन के बाद मेटाबॉलिज्म करता हूँ। ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। द टाइम योर मेटाबॉलिज्म इज ओवर, यू आर ओवर। आपका अगर मेटाबॉलिज्म खत्म हुआ, इसका मतलब आप भी क्या? खत्म हो गए, राइट? तो ह्यूमंस के अंदर आप अगर देखोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, मतलब एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर भी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है? इज दिस क्लियर टू ऑल? हाँ, तो ये सभी चीजें आई थिंक, आई होप कि काफी है आपको बताने के लिए कि वायरस क्या होते हैं, नीदर लिविंग नॉर डेड होते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो आई होप कि यहां तक सबको क्लियर हो गया है। छोटा सा पार्ट बचा है अपना वायरस और वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ठीक है? इसको ध्यान से आप लेक्चर को अटेंड कीजिए। अगले हम बहुत अच्छे से देखेंगे वायरस के और कौन से प्रॉपर्टीज है, वायरस किस किस प्रकार के होते हैं, प्लांट के अंदर कौन से वायरसेस पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर कौन से पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर कौन से पाए जाते हैं। बैक्टीरिया वायरसेस को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उन्हें बैक्टीरियोफाजिस कहा जाता है, राइट? तो बेटा ये सभी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आई होप कि आज के वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा, ठीक है? तो ऐसे ही जो है हर दिन बने रहिए बेटा और अपने कॉन्सेप्ट को आगे आगे बढ़ाते रहिए। आई विश यू ऑल ए हैप्पी लर्निंग, ठीक है? हमेशा जो है कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, रट्टाफिकेशन मत करो, ठीक है? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।